दोस्तों, इस सेशन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच मई में उत्पन्न हुए तनावपूर्ण हालत, जिसने एक बार फिर से दोनों परमाणु संपन्न देशों को युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया है। आप सभी को पता है, इसकी शुरुआत हुई है 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक के बाद। दोस्तों, इस टेरर अटैक के बाद भारत सरकार ने कई सारे कठोर फैसले लिए, जिसमें 1960 में हुए सिंधु जल संधि को इंडियन गवर्नमेंट ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और इसकी जवाबी प्रतिक्रिया में पाकिस्तान द्वारा 1972 में हुए शिमले समझौते को भी रद्द कर दिया गया। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी, शिमला समझौता, इन सबको हम पिछले महीने के करंट अफेयर यानी कि अप्रैल के भाग 3 में सब कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो मेन घटना है मई की, तो दोस्तों इस आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई में भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इन हमलों में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें लगभग 100 आतंकवादी मारे गए। 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई थी 7 मई की रात में। और अगले दिन दोपहर में 8 मई को विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग हुई। इस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिश्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर गोइंका सिंह लगातार तब से वर्तमान स्थिति पर जानकारी दे रही हैं। इन्होंने बताया कि भारत ने आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए सीमित सैन्य कार्रवाई की। यह कार्रवाई विशेष रूप से आतंकी ठिकानों पर केंद्रित थी। हमारा लक्ष्य निर्दोष नागरिक नहीं बल्कि आतंकी अड्डे थे। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने इसका प्रतिशोध लेने के लिए ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस नामक अभियान शुरू किया। दोस्तों, बुनियान अल मरसूस, इसका अरबी अर्थ है एक ठोस दीवार या एकजुट मोर्चा। यह जो है आमतौर पर इस्लामिक जिहादी संगठनों द्वारा धार्मिक वैचारिक नामों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बुनियान अल मरसूस। दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के तहत भारत के विभिन्न शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। भारत ने इन मिसाइल हमलों को विफल करने के लिए S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। दोस्तों, S-400 ट्रियम्फ, इसको जो है रूस ने बनाया है। जब हमारे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर थे उस टाइम पे इसकी डील हुई थी, इसकी खरीदारी की डील हुई थी रूस के साथ, और 2021 में भारत को इसकी डिलीवरी रूस द्वारा कर दी गई। भारत में इसको S-400 सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। तो S-400 से भारत ने पाकिस्तान के द्वारा किए गए सारे ड्रोन और मिसाइल हमले को नाकाम किया और भारत द्वारा लगातार जो है संयमित और जवाबी कार्रवाई की जा रही है। और 10 तारीख को जो है सबसे पहले ट्रंप ने ट्वीट करके बताया सोशल पे कि सीज फायर, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनी है। और उसने दावा किया कि उसकी अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच तत्काल संघर्ष विराम की घोषणा की गई। हालांकि कुछ ही घंटों बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से फिर से ड्रोन हमला और गोलीबारी शुरू कर दी गई है। तो पाकिस्तान तो कभी अपनी वादों पे टिकता नहीं है, उसने फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। दोस्तों, वर्तमान में संघर्ष विराम लागू है, लेकिन सीमा क्षेत्रों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। तो ये सारी चीजें रही हैं। इस बीच अभी ये जारी है, इस पे लगातार सेना के बड़े बड़े अधिकारी प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। हम आने वाले करंट अफेयर में सारी चीज़ों को अच्छे से जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, बेप्स, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, इसका आयोजन जो है इंडिया में किया गया है इस बार। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके द्वारा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में 1 से 4 मई के बीच वेस्ट 2025 का आयोजन किया गया। यह एक ऐतिहासिक आयोजन था। इसका इनॉग्रेशन उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने इस उद्घाटन समारोह में क्रिएट इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया। दोस्तों, इसका जो थीम रहा वो रहा कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट डेज को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बाकी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते चलेंगे। तो अगला है आपका 1 से 10 मई के बीच जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनमें पहला है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हर साल 1 मई को दुनिया भर में मजदूरों और श्रमिक वर्ग के अधिकारों के सम्मान और उनके योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है।
इसे जो है मई दिवस कहते हैं, इसको मई डे भी बोलते हैं, मई दिवस। 2025 में इसकी जो थीम रही वो रही इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन ए चैलेंजिंग क्लाइमेट, बदलते जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। दोस्तों अगला है 5 मई को वर्ल्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन डे। यह जो है हर वर्ष 5 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पल्मोनरी हाइपरटेंशन जैसी गंभीर लेकिन कम जानी पहचानी बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस के तहत मोटापा, तनाव और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, प्रसाद, पीएच यानी कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन के संबंध पर विशेष जोर दिया जाता है। उसके बाद 6 मई को मनाया गया आपका वर्ल्ड अस्थमा डे। 2025 का विषय रहा वर्ल्ड अस्थमा डे का मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट एक्सेसिबल फॉर ऑल, जिसका उद्देश्य सभी वर्गों के लिए इनहेलर दवाओं की सुलभता और उपलब्धता सुनिश्चित करना है। दोस्तों GINA यानी ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, यह दिवस मनाया जाता है GINA द्वारा, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा। दोस्तों अगला है इम्पॉर्टेंट है, 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। इस बार 2025 में विश्व रेड क्रॉस दिवस का जो थीम रहा हो रहा है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। यह उन लोगों को समर्पित है जो पीड़ितों के कष्ट को कम करने और मानव गरिमा की रक्षा के लिए काम करते हैं। तो इसमें जो है 1 मई ही इम्पॉर्टेंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बारे में जरूर जानिए आप। बाकी आगे हम क्वेश्चंस में के बारे में और डिटेल्स भी देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR ने पहली बार 2 जीनोम चावल की किस्में विकसित की हैं। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है भारतीय कृषि के क्षेत्र के लिए। दोस्तों इसकी घोषणा जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नई दिल्ली में किया गया। ये जो 2 किस्में हैं उसमें है पहली शाबा मंसूरी BPT 5204 और दूसरा है कॉटन डोरा सन्नालू MTU 1010, जिन्हें जो है हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च IIRR और नई दिल्ली स्थित इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI ने मिलकर विकसित किया है। दोस्तों इन किस्मों को CRISPR CAS SDN1 तकनीक का उपयोग करके तैयार किया गया है। SDN का मतलब होता है साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस। दोस्तों जीनोम एडिटिंग का मतलब है कि पौधे के अंदर मौजूद जीन में सूक्ष्म बदलाव करना बिना किसी बाहरी DNA को जोड़े। या जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी कि GM से अलग है, या जो है GM से अलग है। जी में पौधों की मौजूदा जीन में संपादन किया जाता है, कोई बाहरी DNA नहीं जोड़ा जाता है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने GN1A नामक जीन को एडिट किया जो धान के पौधों में दानों की संख्या को नियंत्रित करता है, जिससे पैदावार बढ़ती है। दोस्तों इन किस्मों में मुख्य रूप से ज़्यादा पैदावार, सूखा, लवणीयता सहन करने की क्षमता और नाइट्रोजन उपयोग दक्षता को बढ़ाया गया है। तो ये आपका रहा शाबा मंसूरी और कॉटन डोरा सन्नालू, ये 2 किस्में विकसित की गई हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है आपका क्वेश्चन क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस अत्यंत संकटग्रस्त कछुआ प्रजाति को फिर से प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा गया? विच क्रिटिकली इंडेंजर्ड टर्टल स्पीसीज वाज रिसेंटली रीइंट्रोड्यूस्ड इन उत्तर प्रदेश? ऑप्शन है आपका इंडियन फ्लैप सेल टर्टल, भारतीय फ्लैप सेल कछुआ, इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल। ऑप्शन सी आपका रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल, डी आपका ओलिव रिडले टर्टल। देखिए दोस्तों ओलिव रिडले कछुआ, इसका नाम आप सुने होंगे, काफी चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार ये नहीं है। तो रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल जो है इसको बाटागुर टर्टल भी बोला जाता है, बाटागुर कछुआ, बाटागुर कछुआ भी बोला जाता है। यह जो है अत्यंत संकटग्रस्त कछुआ प्रजाति जो लगभग 30 वर्षों से गंगा नदी में नहीं देखा गया है, ये जो है 30 वर्षों से विलुप्त है। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड और हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में इस प्रजाति की जो है 20 कछुओं को, जिसमें आपके 10 मेल कछुए हैं और 10 फीमेल हैं, उनको पुनः प्रवेश कराया गया है। इन कछुओं को राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य से लाया गया है और प्रत्येक को सोनिक ट्रांसमीटर से लैस किया गया है। इन कछुओं में जो है इनमें सोनिक ट्रांसमीटर लगाया गया है। इनमें क्या लगाया गया? सोनिक ट्रांसमीटर लगाया गया है ताकि उनके व्यवहार और अनुकूलन को ट्रैक किया जा सके।
दोस्तों एक समूह को गंगा की मुख्य धारा में छोड़ा गया है और दूसरे को बैराज के ऊपर छोड़ा गया है। इसका उद्देश्य आकलन करना है कि कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है। तो अगले 2 वर्षों तक इसकी निगरानी की जाएगी। दोस्तों यह जो है एक संकटग्रस्त कछुआ है, जिसे जो है IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों IUCN का जो रेड लिस्ट है, इसको रेड डेटा बुक भी बोला जाता है। रेड डेटा बुक है जो है 1964 में स्थापित हुआ। इसकी स्थापना 1964 में हुई। IUCN लाल सूची या लाल डेटा बुक के रूप में जाना जाता है, रेड डेटा बुक के रूप में जाना जाता है। यह जैविक प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति और विलुप्त होने के जोखिम की एक सूची है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है। दोस्तों ये IUCN रेड लिस्ट हुआ जिसकी हम बात कर रहे थे, लेकिन जो IUCN है, जो संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि IUCN, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इसकी स्थापना जो है 1948 में हो गई थी। और दोस्तों IUCN का हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये रहा आपका IUCN और ये रहा IUCN का रेड डेटा बुक। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही होगा, वो आपका रेड क्राउन रूब्ड टर्टल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन आपके 31 मार्च, 1 मई, 5 जून और 15 अगस्त। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। ये जो है आपका इंटरनेशनल लेबर डे जो है आपका 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों 2025 का जो थीम रहा वो था इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन ए चेंजिंग क्लाइमेट, बदलते जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। इस बात का थीम रहा 2025 का थीम जो रहा। दोस्तों जो लेबर डे है इसकी शुरुआत हुई थी 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में, जब मजदूरों ने 8 घंटे कार्य दिवस की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया था। और दोस्तों इसी के दौरान जो है एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जिसको बोला जाता है मार्केट की घटना, ए मार्केट अफेयर, जिसमें बहुत सारे मजदूर मारे गए थे। दोस्तों 1889 1089 में जो है पेरिस में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में निर्णय लिया गया कि 1 मई को जो है हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत में मजदूर दिवस की बात करें, भारत में जो है पहली बार 1923 में चेन्नई में, तब वो मद्रास था, 1923 में चेन्नई में पहली बार श्रमिक दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कामगार किसान पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने पहली बार किन 2 जीनोमिटेड चावल की किस्मों को विकसित किया है? रिसेंटली ICAR डेवलप्ड विच 2 जीनोमिटेड राइस वेराइटीज फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन आपके पूषा बासमती और कोहिनूर। दूसरा है शंबा मंसूरी और काटन डोरा सन्नालू। सी आपका सोड़ा और IR 64। डी आपका दुर्गा और माया। तो दोस्तों अभी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये जो 2 किस्में हैं जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च द्वारा विकसित किया गया है, जीनोम एडिटेड करके, मॉडिफाई करके नहीं, जीनोम एडिट करके, जिसमें नया DNA नहीं लगाया जाता, बस उसको एडिट किया जाता है, तो उसको जीनोम एडिटिंग बोलते हैं। जो जीनोम मॉडिफिकेशन होता है उसमें जो है DNA बदल लिया जाता है, उसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो दोनों किस्में हैं वो हैं आपकी शंबा मंसूरी BPT 5204 और काटन डोरा सन्नालू MTU 1010। तो ऑप्शन बी सही होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बेप्स 2025 यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद। इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया है, प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन आपका सी सही होगा।
दोस्तों इसमें जो है क्रिएट इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ऑप्शन बी सही है आपका, मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द विकसित कृषि संकल्प अभियान? ऑप्शन है आपके, किसानों को कृषि ऋण देने के लिए योजना, स्कीम टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल लोन्स टू फार्मर्स, किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग एमंग फार्मर्स। सी है आपका, किसानों को आधुनिक तकनीकी और बीजों की नई किस्मों के बारे में जागरूक करना, टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग फार्मर्स अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड न्यू सीड वेराइटीज। डी है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई योजनाओं का प्रचार करना, टू प्रमोट इरिगेशन स्कीम्स इन रूरल एरियाज। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2025 में घोषणा किया। इस अभियान में शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा किया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है, ये संकल्प अभियान जो है, इसे जो है 29 मई से 12 जून तक यानी कि 15 दिन तक चलाया जाएगा। यह 15 दिवसीय अभियान जो है, इसका उद्देश्य देश भर के 700 जिलों में 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचना है। इसमें जो है लगभग 2000 टीम बनाई जाएंगी, 2000 टीम्स बनाई जाएंगी, जिनमें कृषि वैज्ञानिक, अधिकारी एवं प्रगतिशील किसान शामिल होंगे। यह अभियान प्रयोगशालाओं में हुए अनुसंधान कार्यों को खेतों तक पहुंचाने के प्रयास का हिस्सा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन सी, किसानों को आधुनिक तकनीक और बीजों की नई किस्मों के बारे में जागरूक करना। ऑप्शन सी आपका सही होगा। टिप टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग फार्मर्स अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड न्यू सीड वेराइटीज। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शिखर सम्मेलन में यह कहा कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया है? इन विच समिट डिड इंडियन मिनिस्टर नितिन गडकरी announced that India is now the third largest vehicle manufacturer in the world? ऑप्शन है आपके, अंतरराष्ट्रीय ऑटो एक्सपो 2025, भारतीय सड़क परिवहन सम्मेलन, इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट समिट, चौथा अंतरराष्ट्रीय ट्रिपल बी शिखर सम्मेलन एंड एक्सपो, फोर्थ इंटरनेशनल ट्रिपल बी समिट एंड एक्सपो, विश्व बायोफुल सम्मेलन, वर्ल्ड बायोफुल कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों अभी जो है हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित फोर्थ इंटरनेशनल ट्रिपल बी समिट एंड एक्सपो में, जो कि आपका किसके ऊपर था? बायो एनर्जी वैल्यू चेन, बायो एनर्जी वैल्यू चेन। इसमें उन्होंने संबोधित करते हुए बताया कि भारत अब दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन चुका है। उन्होंने कहा कि वाहन उद्योग में वृद्धि के कारण जीवाश्म ईंधनों की खपत भी बढ़ेगी, इसलिए आयात घटाकर निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता है। यह सम्मेलन बायो एनर्जी और बायोमास संसाधनों पर आधारित तकनीक को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। दोस्तों नेक्स्ट है आपका, विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है और 2025 की थीम क्या थी? व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट इज द थीम फॉर 2025? ऑप्शन है आपके, 7 मई डिग्निटी इन एक्शन, 8 मई कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, 9 मई बी ह्यूमन बी रेड, 8 मई सर्विंग विद हिम्पैथी। तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है हर साल 8 मई को मनाया जाता है। तो 8 मई आपके दो ऑप्शंस में है, हम लोग इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस बार का जो थीम रहा और कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है रेड क्रॉस, उसके संस्थापक, उसके फाउंडर जो हैं वो हैं जीन हेनरी ड्यूना। तो जीन हेनरी ड्यूना की जयंती को सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2025 में जो है इनकी जो जयंती थी वो 197वीं जयंती थी, 197th। इस बार का थीम रहा कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, मानवता को जिंदा रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, रोमन कैथोलिक चर्च के इतिहास में पहले अमेरिकी पोप के रूप में किसे चुना गया?
हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट अमेरिकन पोप इन द हिस्ट्री ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च? ऑप्शन है आपका जॉन पॉल द्वितीय, बी है बेनेडिक्ट 16वें, सी है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवस्ट, डी है लियो 13वें। तो दोस्तों 69 वर्षीय रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट जो है, इनको कैथोलिक चर्च के इतिहास में पहली बार अमेरिकी पोप के रूप में चुना गया है। इन्होंने अपना जो पोप नाम चुना है वो है पोप लियो 14। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट, इनका पोप नाम क्या रहेगा? पोप लियो 14। का जन्म कहाँ हुआ? शिकागो में हुआ, अमेरिका में। दोस्तों इन्होंने वेटिकन सिटी है उसके बालकनी से जब इन्हें चुन लिया गया, जब हेवमस पैबम की घोषणा हुई, यानी कि इसका मतलब होता है कि हमारे पास पोप है, तो उन्होंने वहां बालकनी से जनता को पीस बी विद ऑल ऑफ यू कहकर संबोधित किया। दोस्तों पोप का चयन कैसे होता है, पोप का पावर क्या होता है, इन सारे चीज़ों को हम जब पोप फ्रांसिस का डेथ हुआ था, जो इनसे पहले पोप थे पोप फ्रांसिस, 21 अप्रैल को उनकी डेथ हुई थी। तो उस दिन हम उस अप्रैल वाले करंट अफेयर में हम इसको पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो उसकी चयन प्रक्रिया क्या है, पोप की पावर क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो दोबारा हम नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पोप का चयन जो है सिस्टीन चैपल की चिमनी से निकले सफ़ेद धुएं से घोषित होता है। इसमें जो है कितने कार्डिनल ने भाग लिया? 133 कार्डिनल ने भाग लिया और इन्हें 89 वोट प्राप्त हुआ, और इससे 2/3 बहुमत इनका पूरा हो गया था और इसने पोप चुना गया। दोस्तों जो पोप फ्रांसिस थे, हमने वहाँ पे बताया था कि पोप फ्रांसिस जो थे वो जो है पहले जिसुइट समुदाय से आने वाले पोप थे और पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे वो। तो लैटिन अमेरिकी पोप, और इनको हम बोल रहे हैं कि अमेरिकी पोप। तो डिफरेंस क्या है आप सभी को पता होना चाहिए कि लैटिन अमेरिका जो होता है वो जो है साउथ अमेरिका को कहा जाता है। जो लैटिन अमेरिका होता है वो साउथ अमेरिका को कहा जाता है। जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट, अमेरिका महाद्वीप है, दो है आपके, नॉर्थ अमेरिका एक, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना से थे फ्रांस जो पहले के थे, जिनकी डेथ हुई, इस पे राष्ट्रीय शोक घोषित, राज शोक घोषित किया गया था। इंडिया में भी 3 दिन का राजकीय शोक जिसको बोला जाता है। और इस बार जो बने हैं पोप लियो 14वें, ये जो है अमेरिकी पोप हैं, ये आपके नॉर्थ अमेरिका से आते हैं, यानी कि कनाडा और यूएस से। तो ये शिकागो के हैं, नॉर्थ अमेरिका के। तो ये रहे आपके, अभी डेथ हुई किसकी? पोप फ्रांसिस की। नए पोप चुने गए कौन? पोप लियो। ये जो थे आपके 266वें पोप थे पोप फ्रांसिस। ये जो होंगे आपके 267वें पोप बन गए, मतलब 267वें पोप चुने गए। तो ऑप्शन सी सही होगा आपका, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, हाल ही में जर्मनी का नया चांसलर किसे चुना गया है? हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी? ऑप्शन है आपका ओलाफ सोल्ज, बी है आपका फ्रेडरिक मर्ज, सी है आपका अंजेला मार्केल, डी है आपका आर्मिन लेशेट। जर्मनी के कंजर्वेटिव नेता फ्रेडरिक मर्ज जो है, फ्रेडरिक मर्ज, हाल ही में इन्हें जर्मनी का नया चांसलर चुना गया है। तो ऑप्शन बी सही होगा आपका, फ्रेडरिक मर्ज। ये हैं आपके फ्रेडरिक मर्ज जो जर्मनी के नए चांसलर नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक के रूप में इसे कार्यभार संभाला है? किसने कार्यभार संभाला है? हु हैज रिसेंटली एज्यूम्ड चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएफडीसी? तो ऑप्शन है आपके ऋचा शर्मा, श्याम बेनेगल, प्रकाश मगदुम और अजय सिन्हा। तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रकाश मगदुम जो कि 1999 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं, इन्हें 5 मई को, इन्हें जो है 5 मई को एनएफडीसी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंधक निदेशक के रूप में, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला है। तो इससे पहले ये पीआईबी के भी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के भी निदेशक रह चुके हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा आपका, प्रकाश मगदुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में रूस ने किस अवसर पर विजय दिवस परेड, विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया? रिसेंटली विक्ट्री डे परेड वाज हेल्ड इन रशिया टू कमेमोरेट व्हिच ओकेशंस? ऑप्शन है आपका, पहला है यूक्रेन पर आक्रमण की वर्षगांठ, एनिवर्सरी ऑफ नेशन ऑफ यूक्रेन। बी है शीत युद्ध की समाप्ति, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। सी है नाजी जर्मनी पर सोवियत जीत की 80वीं वर्षगांठ, 80th एनिवर्सरी ऑफ सोवियत विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी। डी आपका संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। अभी हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है, उन्होंने 9 मई को मॉस्को में एक भव्य विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया, जो नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाई गई। इस परेड में दोस्तों, इस परेड में 20 से अधिक विदेशी नेताओं ने भाग लिया। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो हैं, ये भी शामिल हुए। स्लोवाक प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको भी इसमें प्रमुख अतिथि के रूप में शामिल हुए। हालांकि इस अवसर पर घोषित अस्थायी मानवीय युद्ध विराम जो ह्यूमैनिटेरियन रूस को यूक्रेन ने खारिज कर दिया और इस आयोजन को पाखंड की परेड कहा, यह दावा करते हुए कि यह विदेशी नेताओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। तो यूक्रेन ने इसकी आलोचना की है। आगे बढ़ते हैं। दुबई में आयोजित एयरपोर्ट शो 2025 का मुख्य फोकस किस पर रहा? व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ एयरपोर्ट शो 2025 हेल्ड इन दुबई? ऑप्शन हैं आपके, नई उड़ान सेवाओं की शुरुआत, लॉन्च ऑफ न्यू फ्लाइट सर्विसेज, हवाई अड्डों का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट, नवाचार और वैश्विक विस्तार, इनोवेशन एंड ग्लोबल एक्सपेंशन, पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम, पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो दोस्तों, एयरपोर्ट शो 2025 दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित हुआ है। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है, वहाँ पे आयोजित किया गया। यहाँ पे लगभग 6,000 से ज़्यादा विजिटर्स जो है शामिल हुए और 140 से अधिक जो है प्रदर्शक वहाँ पे शामिल हुए, जिसमें इंडिया भी शामिल रहा। तो ऑप्शन सी सही होगा आपका, नवाचार और वैश्विक विस्तार जो है इसका मुख्य उद्देश्य रहा, मुख्य फोकस रहा दुबई एयरपोर्ट शो 2025 का। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, भारतीय नौसेना का पहला IUS सागर किस राज्य के कोच्चि बंदरगाह पर 1 महीने की तैनाती के बाद वापस लौटा है? इंडिया फर्स्ट IUS सागरा इंडियन नेवी रिटर्न टू विच पोर्ट सिटी आफ्टर ए मंथ लॉन्ग डिप्लॉयमेंट? ऑप्शन है आपके, विशाखापत्तनम, डी है कोच्चि, सी है मुंबई और डी है आपका बंदर। तो दोस्तों, IUS सागर जो है भारतीय नौसेना का पहला इंडियन ओशियन सर्विलांस मिशन बोट है। IUS सागर इंडियन ओशियन सर्विलांस, इसका मतलब होता है जो मार्च 2025 में 1 महीने की तैनाती के बाद वापस लौटा है। इसमें 9 जो है कंट्रीज शामिल रही, साझेदार देश रहे, जो 40 सदस्यों की संयुक्त क्रू थी। इसमें कई सारे 9 देशों के जो क्रू था 40 सदस्यों का, इसमें 9 देशों के क्रू मेंबर शामिल थे। इसका उद्देश्य जो भारत की सागर नीति जो है उसको आगे बढ़ाना था, जो हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? डी कोच्चि। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिशूर पूरम, त्रिशूर पूरम त्योहार का आयोजन किस मंदिर में होता है? त्रिशूर पूरम फेस्टिवल इज हेल्ड एट विच टेम्पल? ऑप्शन आपका है शबरीमाला मंदिर, ऑप्शन बी आपका पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सी है वडक्कुनाथन मंदिर, डी है गुरुवायूर मंदिर। तो दोस्तों, जो त्रिशूर पूरम त्योहार है या फेस्टिवल है, यह केरल का एक प्रतिष्ठित मंदिर उत्सव है जो वडक्कुनाथन वडक्कुनाथन टेम्पल में आयोजित किया जाता है। वडक्कुनाथन टेम्पल कहाँ पे है? त्रिशूर में है। त्रिशूर वहाँ पे एक जगह है, वडक्कुनाथन मंदिर वहाँ पे स्थित है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। इसमें आसपास के मंदिरों की देवी देवताओं की शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, वडक्कुनाथन मंदिर, यहाँ पे त्रिशूल पूरम त्योहार का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, हाल ही में भारत ने IMF
द्वारा पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित बेल आउट पैकेज पर क्या रुख अपनाया? व्हाट स्टैंड डिड इंडिया टेक ऑन द रिसेंटली प्रपोज्ड आईएमएफ बेल आउट पैकेज फॉर पाकिस्तान? ऑप्शंस हैं आपके। भारत ने पैकेज के पक्ष में मतदान किया, बी है भारत ने पैकेज के खिलाफ मतदान किया, भारत ने मतदान से दूरी बनाई, भारत ने आईएमएफ बैठक में हिस्सा नहीं लिया, इंडिया डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। तो दोस्तों भारत ने आईएमएफ बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान को प्रस्तावित नए बेल आउट पैकेज पर मतदान से दूरी बनाई। भारत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान का आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता और आईएमएफ शर्तों को बार बार तोड़ना चिंता का विषय है। भारत ने यह भी कहा कि यह लगातार बेल आउट देना वैश्विक मूल्यों और फंडिंग संस्थाओं की साख को खतरे में डाल सकता है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा कि भारत ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया, मतदान से दूरी बनाई। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संस्था ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिना उचित जानकारी के वाकी टाकी की बिक्री पर कार्रवाई शुरू कर दी है? Which authority has initiated action against the sale of walkie-talkies on a platform without proper information? ऑप्शन आपके हैं ट्राई, BIS यानी कि भारत मानक ब्यूरो, CCPA केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, नीति आयोग। तो दोस्तों CCPA यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज, ने वाकी टाकी उपकरणों की उन ई कॉमर्स लिस्टिंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है जिनमें प्रचलन, फ्रीक्वेंसी, लाइसेंसिंग जानकारी और उपकरण अनुमोदन का उल्लेख नहीं है। यह न केवल कानूनी उल्लंघन है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है। तो सभी विक्रेताओं को नियामकीय मानकों का पालन करना होगा और इस मुद्दे पर CCPA दिशा निर्देश जारी करेगा। तो ऑप्शन सी सही होगा आपका, कौन सा? CCPA। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, हाल ही में भूटान ने 5000 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रिसेंटली भूटान साइंड एंड मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ईच इंडियन कंपनीज फॉर 5000 मेगावाट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ऑप्शन हैं आपके NTPC, बी है टाटा पावर, सी है रिलायंस एनर्जी, डी है अडानी ग्रुप। तो दोस्तों 8 मई को भूटान सरकार और अडानी ग्रुप के बीच जो है 5000 मेगावाट हाइड्रो पावर यानी कि जल विद्युत विकास परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना भूटान की ऊर्जा क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ भारत भूटान द्विपक्षीय सहयोग को भी मजबूत करेगी। तो कौन सा सही होगा आपका? अडानी ग्रुप, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने किस दो प्रमुख समझौतों पर सहमति जताई है? रिसेंटली इंडिया एंड द यूके एग्रीड अपॉन व्हिच टू मेजर एग्रीमेंट्स? ऑप्शंस हैं आपके डिफेंस पैक्ट एंड क्लाइमेट फंड, डबल टैक्सेशन ट्रीटी एंड वीजा डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट एंड माइग्रेशन पैक्ट। तो दोस्तों हाल ही में भारत और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर सहमति बनी। यह समझौता 99% जो टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्ति की अनुमति देगा, जिससे भारत के वस्त्र, जूते, खिलौने, रत्न, आभूषण और इंजीनियरिंग उत्पाद को व्यापक लाभ मिलेगा। इससे रोजगार और नवाचार और निर्यात में भारी बढ़ोतरी की संभावना है। तो ऑप्शन सी सही होगा आपका, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, उस पर सहमति बनी। ये दो चीजें थी, ऑप्शन सी सही होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ? इन विच स्टेट वे द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 हेल्ड? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ? पटना बिहार में हुआ। बिहार में कहाँ हुआ? पटना, वहाँ की राजधानी है, वहाँ पे हुआ। और भी कई शहर वहाँ पे शामिल रहे, अलग अलग तरह के जो गेम फॉर्मेट्स हैं वहाँ पे खेली गई। इसका जो उद्घाटन किया था वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया था वर्चुअली, उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने
ओलंपिक को भारत में जो है 2036 में मेजबानी करने की बात कही। ओलंपिक की मेजबानी 2036 में भारत कर सकता है। इसकी बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई है। इसके दौरान, इस आयोजन के दौरान इसका जो थीम रहा वो खेल के रंग बिहार के शंख, ये रहा। और इसका जो मैस्कट रहा वो रहा आपका गज सिम्हा। ये है आपका कौन? गज सिम्हा। गज सिम्हा ये मस्कट है खेलो इंडिया यूथ गेम का, गज सिम्हा जो है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है आपका दोस्तों मई 2025 में निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा कर दी? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर है या ऑफिशियली रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट? ऑप्शन है आपके विराट कोहली, ऑप्शन बी है केएल राहुल, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा और ऑप्शन डी है रविचंद्रन अश्विन। तो दोस्तों रोहित शर्मा, जिन्हें हिटमैन के नाम से जाना जाता है, भारतीय क्रिकेट के सबसे स्टाइलिश और सफल बल्लेबाजों में से एक है। इन्होंने 2007 में अपना डेब्यू किया था। इंटरनेशनल कैरियर में 2007 में इन्होंने अपना डेब्यू किया था। लेकिन अपने कैरियर की असली उड़ान इन्होंने जब 2013 में ये ओपनर बल्लेबाज बने इंडिया के, उसके बाद से इनकी शुरू हुई कहानी असली। दोस्तों एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे फॉर्मेट में, क्रिकेट के वनडे फॉर्मेट में 3 दोहरा शतक लगा चुके हैं। तो जो 2 दोहरा शतक लगाए हैं वो 3 लगा चुके हैं। उनके पास 3 दोहरे शतक इनके नाम है, जिसमें हाईएस्ट है 264। आप सभी को पता होगा इस इनिंग के बारे में। दोस्तों टेस्ट कैरियर की बात करें तो इन्होंने जो है लगभग 67 मैच खेले हैं, जिसमें 116 इनिंग्स में बल्लेबाजी की है और इन्होंने 4301 रन जो है बना बना चुके हैं। इनका एवरेज रहा 40.5। तो अभी हाल ही में जो है T20 वर्ल्ड कप का 2024 का इन्होंने एक कप्तान थे जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता। तो ऑप्शन सी सही है आपका, रोहित शर्मा। अगला है आपका मानव विकास सूचकांक एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? तो ऑप्शन है आपके 126, 130, 133, 137, जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 जारी किया गया, जिसमें भारत को 193 देशों में 130वां स्थान मिला। 193 देशों में 130वां स्थान मिला है, जो कि पिछले साल की तुलना में 3 अंकों का सुधार है 2022 की स्थिति में। दोस्तों इस रिपोर्ट का जो शीर्षक रहा ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। शीर्ष देशों की बात करें तो आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे देश शीर्ष पर हैं, जबकि दक्षिणी सूडान, सोमालिया जैसे देश सबसे नीचे हैं 193 देशों में। तो भारत की रैंकिंग रही 130वीं। ऑप्शन बी सही होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला है आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025 के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है? अकॉर्डिंग टू आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025, इंडिया इज सेट टू ओवरटेक विच कंट्री टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी? ऑप्शन है आपके जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान और फ्रांस। ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है फ्रांस। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 2025 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बनने जा रही है। दोस्तों भारत की इकोनॉमी की बात करें तो भारत की इकोनॉमी जो है 4187 यूएस बिलियन डॉलर 2025 तक होगी, यानी कि 4.18 ट्रिलियन। ट्रिलियन में कितना होता है? 10 की पावर 12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है 2025 तक भारत हो जाएगी।
दोस्तों, और ये जो 2028 तक जो है ना, 2028 तक जो अनुमान है, भारत की जो इकोनॉमी है वो 5.58 ट्रिलियन की हो जाएगी, ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। कब तक? 2028 तक। ऐसा जो है आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी 4.18 ट्रिलियन इकोनॉमी जो इसका एस्टिमेट आया है आईएमएफ का, उसके अनुसार भारत जो है जापान को पछाड़ के चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, जिसमें पहला स्थान जो है यूनाइटेड स्टेट्स का है, जिसके पास जो है भाई 30 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर है। और उसके बाद आपका चाइना है, और उसके बाद आपकी जर्मनी है। तो भारत जो है कुछ दिन में जो है जर्मनी को भी पीछे छोड़ के तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन जाएगी। तो फिलहाल भारत चौथे स्थान पर है। दोस्तों, ऐसे जर्मनी जो है वो विकसित देश है, और विकसित देश जो है आर्थिक रूप से धीमी वृद्धि जो है दर्शा रहे हैं। तो इंडिया जो है वो ग्रोथ लगातार कर रहा है, और जल्द ही जो है जर्मनी को भी पछाड़ देगा और तीसरी जो है सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन चाइना और यूएसए को पछाड़ना जो है बहुत बड़ी बात है, ये लोग काफ़ी आगे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, शक्ति का पूर्ण रूप क्या है? शक्ति नीति किस क्षेत्र के लिए कोयले के आवंटन से संबंधित है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ शक्ति पॉलिसी? रिवाइज्ड शक्ति पॉलिसी इज रिलेटेड टू कोल एलोकेशन फॉर विच सेक्टर? ऑप्शन आपके, स्कीम फॉर हेल्पिंग एंड एलोकेटिंग कोयला थ्रू इंडिया, परिवहन क्षेत्र जो है से संबंधित है। बी है फुल फॉर्म, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेशन कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, और क्षेत्र है आपका बिजली क्षेत्र। सी है आपका सिक्योर हैंडलिंग एंड एलोकेशन ऑफ कोयला फॉर थर्मल इंडस्ट्रीज, इस्पात उद्योग। डी है शक्ति का फुल फॉर्म, सस्टेनेबल हैंडलिंग एंड एलोकेशन ऑफ कोल इन इंडिया, और किस क्षेत्र के लिए है? उर्वरक उद्योग। तो दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शक्ति नीति में संशोधन की मंजूरी दी गई है। शक्ति नीति का मतलब होता है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, यानी कि कोयला पारदर्शी तरीके से आवंटन हेतु योजना है। या जो शक्ति स्कीम है, यानी कि शक्ति स्कीम जो है, यानी कि कोयला पारदर्शी तरीके से आवंटन हेतु योजना जो है शक्ति, इसमें जो है विंडो 1 और विंडो 2 दो तरीके से कोयले की आवंटन की प्रक्रिया को सरल किया गया है। विंडो 1 में जो है वो आपके केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं को अधिसूचित मूल्य पर कोयला मिलेगा। और जो विंडो सेकंड है, इस विंडो से जो है जो प्राइवेट और सरकारी ताप विद्युत निगम एनटीपीसी है, या प्राइवेट हैं जैसे आपका आरएसपीसीएल, रिलायंस पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरपीएससीएल, तो इन सबको वितरण किया जाएगा। तो जो प्राइवेट लिमिटेड है, जो एनटीपीसी है, सरकारी ताप विद्युत परियोजना जो है, इनको जो है नीलामी के माध्यम से कोयला मिलेगा। और पीपीए की अनिवार्यता नहीं होगी। पीपीए दोस्तों जो होता है वो होता है पावर परचेज एग्रीमेंट। तो इसकी आवश्यकता अब नहीं होगी। तो इस नीति से निजी निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और कोयले की लागत में कमी की उम्मीद की जा रही है। तो ये आपका शक्ति ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, कौन सा कौन सा भारतीय अंतरिक्ष यात्री गिलेक्स 2025 में शामिल हो रहे हैं? विच इंडियन एस्ट्रोनॉट इज पार्टिसिपेटिंग इन गिलेक्स 2025? ऑप्शन है आपके, सुनीता विलियम्स, बी है अजय शर्मा, सी है राकेश शर्मा, और डी है कल्पना चावला। कल्पना चावला जी की तो डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, आप सबको पता है। तो दोस्तों, गिलेक्स जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय का एक प्रमुख सम्मेलन है, जिसकी मेजबानी इस बार भारत कर रहा है। इसमें जो है 1800 से अधिक प्रतिनिधि होंगे। 57 देशों के 1800 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं गिलेक्स 2025 में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है 7 से 9 मई के बीच। तो दोस्तों, इसमें कौन से अंतरिक्ष यात्री शामिल हो रहे हैं? राकेश शर्मा, आपने इनका नाम सुना होगा जरूर। ऑप्शन सी, राकेश शर्मा।
तो दोस्तों राकेश शर्मा जो हैं भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने 1984 में सोवियत संघ का अंतरिक्ष यान था सोयुज T11 सोयुज T11 इससे अंतरिक्ष की यात्रा की थी राकेश शर्मा जी ने। एक इसका मिशन था सोवियत संघ का USSR जो है इसका मिशन था सोयुज T11। राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर थे और इन्हें ऐतिहासिक मिशन के लिए चुना गया था जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ की अंतरिक्ष एजेंसी इंटर कॉस्मॉस के जिसको आई कॉस्मॉस बोला जाता है, ये जो है सोवियत संघ की अंतरिक्ष एजेंसी है आई कॉस्मॉस। और इसरो के संयुक्त प्रयास से विंग कमांडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा गया था जिसमें इन्होंने लगभग 8 दिन बिताए थे। 8 दिन तक इन्होंने राकेश शर्मा अंतरिक्ष में रहे, वहाँ जल चिकित्सा और पृथ्वी अवलोकन से जुड़ी वैज्ञानिक प्रयोग किए। उस टाइम की प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी जी, जब उन्होंने इनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है तो उन्होंने गर्व से उत्तर दिया कि सारे जहां से अच्छा। उनकी इस प्रतिक्रिया से उन्हें हर भारतीय के दिल में एक विशेष स्थान दिला दिया। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से भी इन्हें अशोक चक्र भी मिल चुका है, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यह है राकेश शर्मा जो कि गैलेक्सी 2025 में शामिल हो रहे हैं। ऑप्शन सी सही होगा आपका, राकेश शर्मा। तो दोस्तों इसी के साथ जो है मई मंथ का जो 1 से 10 तारीख तक का करंट अफेयर था उसको हम समाप्त करते हैं।